आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग किसी और विषय पर बातचीत करेंगे, किसी और पक्ष पर दस्तक देंगे। कविता का पक्ष की इस 11वीं कड़ी में हमारी ओर से हमारे स्तंभकार, कवि आलोचक अशोक वाजपेयी जी की ओर से भी यही कोशिश होती है कि हर कड़ी में अलग अलग पक्षों पर बात की जाए और इस बहाने कविता को हम लोग जी सकें, उससे स्पंदित हो सकें। अंतरलोक और बहिर्लोक, इन दो शब्दों से, अवधारणाओं से हम सभी परिचित हैं। अंतरलोक और बहिर्लोक के बीच आवाजाही भी करते हैं, अपने अंतर्द्वंद्वों को भी समझते हैं, कुछ कुछ दूसरों के भी। मित्रों, अंतरलोक का उद्घाटन जैसे और जिस माध्यम से हो कि न हो, मगर उस जटिल उस अंतरलोक के जटिल वैभव से हर इंसान परिचित होता है। वे इंसान भी जिनकी साहित्य में और अन्य कला माध्यमों में रुचि नहीं है या ना के बराबर है। हमारे समाज का बहुसंख्यक वर्ग अमूमन साहित्य से दूर ही रहता है। इसके मगर बावजूद इसके वह अपने रिश्तेदारों के, मित्रों के, सहकर्मियों के, पड़ोसियों के अंतर लोकों में झांकने से कतराता नहीं है। उन बीहड़ प्रदेशों में बने रहने की उसकी रुचि बनी होती है। अमूमन कहिए कि अंतरलोक जो हमारे गहरे भीतर बैठा हुआ है, अपनी जड़ें जमाया हुआ है, प्रकटतः वह दिखाई नहीं देता है, मगर साहित्य में वह प्रकाशित हो उठता है और बजरिए साहित्य वह रंगमंच और फिल्म के पर्दे पर भी उतर आता है। नृत्य में, संगीत में और पेंटिंग में भी हम प्राणियों के अंतरलोकों से गुजरते हैं। बहिर्लोक में आमने सामने महफिलों में, घरों में, परिजनों के बीच औपचारिक भेंट वार्ताओं में हम राह चलते हुए भी हम लोग जिस सच को नकारते चलते हैं, जिसके साए से भी दूर भागते चलते हैं, हमारा अंतरलोक उसे अपनी बाहों में लिए होता है। हमारे यूं भागते चले जाने की विवशता को या बदमाशी को भी समझता है। स्वीकार और नकार के स्वीकार और नकार को लेकर जो हमारी दुविधा होती है, साहित्य में वह दुविधा भी सामने आती है। इसलिए साहित्य की अपनी विशेष जगह है, जहां दूसरे शास्त्र उसे ऐसी दुविधाओं को
अमूमन छोड़ते चलते हैं, साहित्य उसे प्रमुखता से हमारे सामने लाता है, उन्हें बोल्ड करता है। हमारी असीम लालसाओं की जड़ें हमारे अंतरलोक की मिट्टी में धंसी हुई हैं। हमारे समाज में या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई बहादुर बनते फिरते लोग हैं जो अपनी धौंक, जो अपनी धाक जमाना चाहते हैं, जो लोगों को डराकर रखना चाहते हैं, जो दूसरों पर यूं ही बेवजह धौंस जमाना चाहते हैं, मगर वे भीतर से सचमुच कितने डरे होते हैं, कई बार कितने असहाय होते हैं जब हम उनके अंतरलोक में पहुंचते हैं तो इस सच को भी समझ पाते हैं। हमारे जो उपजीव्य हैं उनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत, अगर हम उनमें तो एक से बढ़कर एक चरित्र हैं, कथाओं के भीतर जाने कितनी अंतर कथाएं हैं। जब हम उन चरित्रों की पड़ताल करते हैं, उन्हें बारीकी से जानते समझते हैं, तो पाते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की जो लड़ाई हुई, जो रण हुआ वो तो हुआ, मगर उससे कहीं अधिक भीषण रण उनके हृदय में, उनके अंतरलोक में हो रहा था। और एक छलांग लगाकर काफी आगे चलें तो शेक्सपियर के नाटकों में ऐसे कई पात्र हैं जिनके अंतरलोक और बहिर्लोक की दुविधा को कई कई तरीके से नाटककार हमारे सामने लाता है। आज की इस कड़ी में, कविता का पक्ष की 11वीं कड़ी में, अशोक वाजपेयी जी अंतरलोक पर ही बात करेंगे। उसी अंतरलोक के विभिन्न आयामों पर अपनी बात रखेंगे, खास तौर से कविता के अरण्य में जाकर। उनका मानना है, वे कहते हैं कि कविता इस अंतरलोक की दरअसल भाषा में खोज करती है, इसकी परतें उधेड़ती है, इसकी रोशनी और अंधेरे की शनाख्त करती है, उसे चरितार्थ और प्रश्नांकित करती है। कई बार वह अंतरलोक को बचाती है और हमारी मनुष्यता को इकहरी होने से रोकती थामती है। यह अंतरलोक हमारी निजता का संसार भी है। और जैसा कि इस स्तंभ का फॉर्मेट है कि जब अलग अलग पक्षों पर बात की जाती है तो कविता में विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई कविताओं के माध्यम से हम उस बात को आगे और बढ़ाते हैं। एक तरह से ये कविताएं हमारे पक्ष को साक्ष्य देने का काम करती हैं, उन्हें आधार देती हैं। तो आइए हम सीधे अपने स्तंभकार के पास चलें और उनसे आज की यह कड़ी सुने। कविता का पक्ष, वाजपेयी जी। नमस्कार।
नमस्कार। कविता का पक्ष की ये 11वीं कड़ी है और आज हम बात करेंगे कविता और अंतरलोक पर। मोटे मोटे तौर पर तो हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के कम से कम दो लोक तो होते ही हैं, एक बहिर्लोक और एक अंतरलोक। और उनमें भले वो अलग अलग होते हैं पर आवाजाही होती रहती है और आवाजाही हमेशा संभव भी होती है। हमारा जो ज्यादातर भौतिक जीवन है वो तो बहिर्लोक में ही होता है और जो हमारा आंतरिक जीवन है वो अंतरलोक। और कविता इन दोनों लोकों को जोड़कर अपना लोक रचती है, यानी उसका जो काव्य लोक है वो बहिर्जीवन और अंतर अंतर जीवन दोनों को, दोनों लोकों को मिलाकर बनता है। अक्सर जब कविता इन दो लोकों में से किसी एक लोक को संबोधित करती है तो दूसरा लोक भी उसमें लगभग अनिवार्यतः अंतर्ध्वनित होता है। कविता में एक लोक दूसरे लोक को अंतःसल किए बिना संभव ही नहीं। अब हमारे अंतरलोक में हमारी स्मृतियां, कल्पना, कांक्षाएं, रहस्य, अंतःकरण, कई बार अस्तित्व को लेकर हमारी प्रश्नाकुलता, नियति, संभावना के भाव आदि सब संग्रहित होते हैं। और ये सभी, इतना तो फौरन ही स्पष्ट है कि कविता का उपजीव्य होते हैं। कविता में जो होता है उसके साथ जो नहीं होता है वह भी होता है। कविता में उपस्थिति के पड़ोस में अनुपस्थिति भी होती है। कई बार इस न होने और अनुपस्थिति को हम नजरअंदाज करते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो अपने देश काल की सीमा के पार जाना और समझना चाहता है। मनुष्य ही वो प्राणी है जो विराट की कल्पना करता, उससे स्पंदित होता, उससे प्रतिकृत होता है। ये मनुष्यता का, आप कह लें, आध्यात्मिक आयाम है। अध्यात्म को हमारे समय में कुछ धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, कीर्तन, तमाशों में इस कदर घटा दिया गया है और उसका जिन्हें विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रवक्ता होना चाहिए वो धर्म नेता इस कदर राजनीतिक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि हम अध्यात्म को बहुत संदेह की दृष्टि से देखने लगे। और ये सब जो हो रहा है ये अध्यात्म नहीं है। अव्वल तो ये भी समझने की जरूरत है कि हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां लगभग सभी धर्मों ने अपना अध्यात्म छोड़ दिया है और अब धर्मों द्वारा छोड़े जाकर इस अध्यात्म का नया पता, नई शिनाख्त, नया ठिकाना साहित्य और कलाएं हैं। अध्यात्म के लिए धर्म अनिवार्य नहीं है, बल्कि जैसी परिस्थिति है उसमें तो अध्यात्म को धर्मों से मुक्त कर ही बचाया जा सकता है। तो बहरहाल ये इस अध्यात्म को, जिसे हम धर्म मुक्त अध्यात्म कहेंगे, वो है क्या? वो
विराट से स्पंदन या विराट का स्पंदन, उससे जुड़ाव, ये अनुभव कि हम सिर्फ पृथ्वी और संसार में ही नहीं रहते, हम ब्रह्मांड में भी रहते, कि ब्रह्मांड में सब कुछ से जुड़ा हुआ है, हर कुछ सब कुछ से जुड़ा हुआ है, संगुम्फित है, और कि हर कोई हर दूसरे के लिए जिम्मेदार है। यानी मनुष्य जिम्मेदार है प्रकृति के लिए, नदी पर्वत जंगल, दूसरे प्राणी पशु पक्षी, इन सब, समुद्र और पृथ्वी इत्यादि, इन सब के प्रति मनुष्य जिम्मेदार है। जैसे कि ये सब भी अपने अपने ढंग से मनुष्य के प्रति जिम्मेदार है। और अगर इसमें से किसी को कोई क्षति पहुंचती है, कोई घायल होता है, कोई कमतर होता है, तो ये सबकी क्षति है, ये सबकी कटौती है एक तरह से। और ये व्यापक जो अध्यात्म है, ये अंतरलोक का मामला है। कविता इस ब्रह्मांड चेतना को हम तक लाती है, हमें उसके प्रति सजग करती है, और कलाएं भी करती, संगीत भी करता है। संगीत सुनते हुए आप एक विशेष किस्म के अंतरलोक के महाविस्तार में जैसे चले जाते हैं। और ये सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, ये गहरी नैतिकता, जिम्मेदारी और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि नदी पर्वत पहाड़, पशु पक्षियों, पौधों, वृक्षों, जंगल वन ने तो मनुष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मनुष्य ने ही अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति निभाने में खासी कोताही की है और कर रहा है। अंतरलोक में ही हमारे संशय, संदेह, हमारी विफलताओं का एहसास, हमारी नीचताएं और लंपटताएं, हमारे स्वप्न, हमारे संकट, सब समाहित है। तो ये अंतरलोक हर व्यक्ति का एक बड़ा संग्रहालय जैसा है। कविता इस अंतरलोक की भाषा में खोज करती है, उसकी परतें उधेड़ती है, उसकी रोशनी और अंधेरे की शिनाख्त करती है, उसे चरितार्थ और प्रश्नांकित करती है। कई बार तो वो अंतरलोक को बचाती भी है और हमारी मनुष्यता को इकहरी होने से रोकती थामती है। ये अंतरलोक हमारी निजता का संसार भी होगा। मनुष्य का अंतरलोक होते हुए भी प्रायः अदृश्य रहता, उसे इतिहास या ज्ञान की अन्य शाखाएं पूरी तरह से हिसाब में नहीं लेती। कविता का एक जरूरी पक्ष किसी हद तक औचित्य, नैतिक और मानवीय, ये है कि कविता मनुष्य के अंतरलोक का घर भी है, स्मृति भी है, अन्वेषण भी है और इतिहास भी है। आप याद करें कि ऑक्टेवियो पाज ने
कविता के बारे में एक बार ये कहा था, कविता मनुष्य का दूसरा इतिहास है। जिसे हम आमतौर पर इतिहास कहते हैं वो तो वीर गाथाएं, युद्ध के वृत्तांत, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण इत्यादि पर केंद्रित रहते हैं। उनमें मनुष्य के उस समय में रह रहे मनुष्य के अंतरलोक में क्या घट रहा था, इसका कोई वृत्तांत इतिहास नहीं देता। ज्ञान के दूसरे सामाजिक विज्ञान इत्यादि भी नहीं देते। यही कविता का एक पक्ष उभरता है। वही इस अंतरलोक को दर्ज करती है, वही इस अंतरलोक में हो रही बेचैनियों, उत्सुकताओं, प्रश्नाकुलता को कविता में चरितार्थ करती है और बचाती है। अब ये काम कविता लगभग शुरू से ही कर रही है। ये कोई नया या आधुनिक काम नहीं है। इस अंतरलोक की पड़ताल करना और उसे कविता में बार बार लाना, आप चाहें तो कह सकते हैं कि वैदिक काल से ही शुरू हुआ है। और ऐसे काल रहे होंगे जिनमें संभवतः बहिर्लोक और अंतरलोक के बीच दूरी या फांक उतनी नहीं थी, या द्वैत उतना नहीं था जितना शायद हमारे समय में हो गया। एक ऐसी सामाजिकता आजकल, एक धर्मांध और सांप्रदायिक सामाजिकता, एक टेक्नोलॉजी पर भयानक रूप से, भीषण रूप से निर्भर सामुदायिकता अधिविकसित हो गए हैं, जिनमें निजता की कोई जगह ही नहीं बची है। और यही कविता का निजता को बचाने का उपक्रम जरूरी होता है और लगता है। अंतरलोक, बहिर्लोक की तो कुछ सामान्यताएं हैं, बल्कि बहिर्लोक में तो किसी भी तरह की सक्रियता सामान्यताओं को ध्यान में रखकर ही या उन्हीं के अंतर्गत होती है। बहिर्लोक का मामला थोड़ा अलग है। उसमें सामान्यता के बजाय विशिष्टता का अधिक आग्रह है। तो हरेक का अंतरलोक कैसे बनता है, और कवि द्वारा, यानी कवि का अपना अंतरलोक होता है, कवि भी एक व्यक्ति है, उस अंतरलोक का दूसरे अंतरलोकों से कैसा संवाद होता है या हो पाता है, ये एक जटिल मामला है और इसको किसी तरह से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ अटकल या अंदाज लगा सकते हैं कि कवि के अंतरलोक और हमारे अंतरलोक में क्या संबंध, क्या संवाद, या क्या विसंगति है या हो सकती है। बहरहाल इन कुछ बातों को लेकर अब हम कविता का साक्ष्य देखें। जिसे मैंने मोटे तौर पर अंतरलोक का एक तरह से आध्यात्मिक वितान कहा है। हमारे समय में उसका जो साक्ष्य है वो हम अज्ञेय से शुरू कर सकते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध श्रृंखला है कविताओं की चक्रांत शिला, जो उन्होंने फ्रांस के किसी एक ईसाई मठ में रहकर लिखी थी। उसकी पहली ही कविता हमको वहां ले जाती है
एक ऐसे लोक में जिसमें कुछ कुछ बहिर्लोक की छाया तो है, पर है वो अंतर्लोक। यह महाशून्य का शिविर असीम छा रहा ऊपर, पीछे यह महामौन की सरिता दिग्विहीन बहती है। यह बीच अधर मन रहा टटोल प्रतीकों की परिभाषा, आत्मा में जो अपने से ही खुलती रहती है। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, गोचर में एक अगोचर अप्रमेय, अनुभव में एक अतीन्द्रिय, पुरुषों के हर वैभव में ओझल अपौरुषेय मिलता है। मैं एक शिविर का प्रहरी घोर जगह अपने को खड़ा किनारे मौन नदी के पाता हूँ। मैं मौन मुखर सब छंदों में उस एक अनिर्वच छंद मुक्त को गाता हूँ। तो ये एक चित्र है, इसमें वहाँ मौन की सरिता भी है, वहाँ शून्य का शिविर है और एक प्रहरी है। शिविर, सरिता, प्रहरी, ये तो बहे जगत के भी तत्व कहे जा सकते, पर इनमें जो हो रहा है, ये पुरुषों के हर वैभव में एक अपौरुषेय, वो कवि का अंतरलोक। और इस अंतरलोक का एक और नक्शा अज्ञे ने ही खींचा है और उस कविता में एक जिज्ञासा भी रखी है, जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। कितने पक्षियों की मिली जुली चहचहाट में से अलग गूंज जाती हुई एक पुकार, मुखड़ों मुखौटों की कितनी घड़ी भीड़ों में सहसा उभर आता एक अलग चेहरा, रूपों वासनाओं उमंगों भावों बेबसियों का उमड़ता एक ज्वार, जिसमें निथरती है एक मांग, एक नाम। क्या ये भी है प्रार्थना का एक प्रकार? आप देखिए कि प्रार्थना का जो पारंपरिक रूप है, उससे बिल्कुल अलग कविता की दुनिया में एक नए प्रकार को पहचानने की युक्ति बरती जा रही है। शमशेर बहादुर सिंह, इस कविता में आया एक पद मेरा बहुत प्रिय पद रहा है, आत्मा है अखिल की हठ सी। अक्सर भाववाचक संज्ञाओं का उपयोग अंतरलोक के सिलसिले में होता है और अक्सर वो अपर्याप्त या इंद्रियता से शून्य लगता है या रिक्त लगता है। पर इस कविता में वो खेल देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि जो उपस्थित है उसी के बगल में वो है जो अनुपस्थित है। एक नीला आईना बेठोस, एक नीला आईना बेठोस सी यह चांदनी, और अंदर चल रहा हूं मैं उसी के महातल के मौन में। अभी अज्ञे के यहाँ महामौन की सरिता बह रही थी, अब शमशेर के यहाँ उसी महातल के मौन में, मौन में इतिहास का कन करण जीवित, कन किरण जीवित एक बस,
एक पल के ओट में है कुल जहान, आत्मा है अखिल की हट सी। ये जो अखिल का हट, ये कैसे एक अवधारणा को, जो अखिल की अवधारणा है, उसको ठोस रूप दे देता है। हालांकि कविता कह रही है, एक नीला आईना बेठोस सी ये चांदनी, चांदनी में घुल गए हैं बहुत से तारे, बहुत कुछ घुल गया हूं मैं, बहुत कुछ अब रह गया है एक सीधा बिंब, चल रहा है जो शांत इंगित सा न जाने की तरह। बहिर्लोक में अक्सर दिशा ज्ञान होता है, या कम से कम आम तौर पर किस दिशा में कौन जा रहा है इसकी कुछ पहचान होती है। ये अंतरलोक ही है जिसमें शांत इंगित सा न जाने किधर, वहां ये असमंजस बना रहता। भवानी प्रसाद मिश्र, अंजुलि भर अवधि। अब फिर आप देखें कि अवधि एक सामान्यीकृत सा की धारणा है, और वो अंजुलि भर है, और इसी में अवधि का एक तरह से कायाकल्प हो गया। एक फूल तोड़ा गया और फिर छोड़ा गया इसी अंजुलि में, कर गई तरंगित समूचे काल जलधि को। अवधि वह फूल के तोड़े जाने और छोड़े जाने के बीच की। केदारनाथ अग्रवाल की कविता आपको याद है, कंकड़ फेंकता है, बालक ने कंकड़ से ताल को कपा दिया, ताल नहीं काल को। ये जो बार बार किसी नन्हे छोटे छोटी अवधि या किसी, उसमें काल जलधि को तरंगित करने की क्षमता और इसको पहचान पाना, यही कवि कर्म है। नम चतुर्वेदी, अब ये बिल्कुल दूसरी ओर जा रहा है, विवशता। दिशाओं तक मेरा हाथ जाता है लेकिन कुछ छूता नहीं है, मैं एक शब्द के लिए प्रतीक्षा करता हूं, थोड़ी देर के लिए हल्का नीला प्रकाश जन्मता है, फिर डूबता जाता है, डूब जाता है, डूब जाता है। मैं शब्दों के लिए फिर जन्मता हूं, फिर प्रकाशित करना चाहता हूं नदियों के फैलाव और इंद्रधनुष, अर्थ और आत्मा और अग्नि, प्रेम और दर्द और अंतरंग, लेकिन कोई कृति नहीं होती। सब तरफ स्वादहीन सृष्टि फैली रहती है, मैं फिर होता हूं। तो आप याद करें, इसका शीर्षक है विवशता। सब में कोई कारण नहीं है कि वो हो, लेकिन एक विवशता है कि बावजूद इस कृतिहीनता और स्वादहीन सृष्टि के फैले होने के कभी होता। धनवीर भारती कविता है और कनुप्रिया का अंश है। कहां से आता है ये भय जो मेरे इन हिम शिखरों पर, महासागरों पर, चंदन वन पर, स्वर्णवर्णी झरनों पर, मेरे उत्फुल्ल लीला तन पर कोहरे की तरह पन फैलाकर गुंजलक बांधकर बैठ गया है। उद्दाम क्रीड़ा की वेला में फेंका ये जाल किसने फेंका? देखो ना, इसमें उलझकर मैं कैसे शीतल चट्टानों पर निर्वसना जलपरी की तरह छटपटा रही।
और मेरे भीगे केशों से सिवार लिपटा है। मेरी हथेलियों से समुद्री पुखराज और पन्ने छिटक गए हैं और मैं भयभीत हूँ। सुनो मेरे बंधु, अगर यह निखिल सृष्टि मेरा नीला तन है तुम्हारे आस्वादन के लिए, तो ये जो भयभीत है, ये छाया तन किसका है, किस लिए है मेरे मित्र? राधा का प्रश्न है कृष्ण से। पर ये जो लीला तन और छाया तन और उनके बीच थरथराता भय, ये कविता के अंतरलोक से पूजा है। रघुवीर सहाय, प्रेम अचानक ठहाका सुन पड़ता है। परमात्मा है, उसी का एक हिस्सा है वो हंसी। परमात्मा है तभी वो लड़की जो हंस रही है बची है हंसने के लिए। एक यज्ञ है उसकी हंसी, पूर्ण करती है हमको। ध्यान से सुनो, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है उस हंसी में। वो हमें मोहित नहीं मुक्त करती है। कोई दर्द नहीं उस हंसी में, दर्द हमारे अंदर उठता है वो हंसी खत्म हो जाने के देर बाद, जब हम परमात्मा के आगे अपने को प्रेममय पाते हैं। अब इस छोटी सी कविता का वितान जरा देखिए। परमात्मा है, उसी के कारण लड़की है, उसी के कारण उसकी हंसी है, और फिर वो हंसी तो एक यज्ञ है जो हमको पूर्ण करती है, और वो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन दर्द हमारे अंदर उठता है वो हंसी खत्म हो जाने के बाद। तो एक अंतरलोक का वितान इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देता। कुंवर नारायण की कविता है विकल्प एक। कभी कभी लगता है अपने ही किसी दुस्वप्न में कैद हूं, आज से हजारों साल पहले, और अपराधी नहीं। इस तरह घिरे रहना अकारण अपराधी न होने के भाव से कहीं मजबूत करता है मेरे विरुद्ध मेरे ही भयों को, कि आज भी कड़े पहरों में हूं। वहां लीलातन छायातन के बीच थरथराता भय है, यहाँ सदियों से अपने ही भयों को पहचानते हुए ये पहचान भी है कि आज भी कड़े पहरे में हूं। कई बार पहले भी मुझे मुक्त किया जा चुका है, दीवारों से, तालों से, चौकीदारों से, लेकिन इस भय से नहीं छूट पाता कि हर समय किसी की निगरानी में हूं और एक घर की ओर बेतहाशा भागा जा रहा। इस बार भी मुझे छोड़ दिया जाएगा, किसी ऐसी जगह ले जाकर जो केवल मेरी यादों में शेष होगी, लेकिन जहां अब मेरी कोई याद शेष न होगी। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक गुनाह की शर्त और एक लंबी कैद की व्यवस्था के बीच फिर पकड़े जाने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा विकल्प न होगा। ये जिस मनोदशा का चित्रण है वो हमारी आधुनिकता में जो एक एक विपर्य है कि अब हमारे पास ऐसे साधन हैं कि हम हर एक की निगरानी कर सकते हैं। भारत में तो निगरानी करने के अवसर और यंत्र और प्रणालियां इतनी विकसित हो गई हैं, इतनी भयावह हो गई हैं कि ये एहसास तो हर किसी को है कि हर समय किसी की निगरानी में।
विजय देवनारायण शाही कविता का अंश पढ़ता हूं। तलाश तलाश अनवरत अंतहीन तलाश, जो पेड़ों की डालों में, सूखे मकानों में, खंड खंड चट्टानों में भूरी चिड़िया की तरह उड़ती फिरती है। पेड़ों के तने पीली आभा से पेड़ों के तने पीली आभा से ग्रस्त हो जाते हैं। चट्टानें गुब्बारों की तरह चमकने लगती हैं। नदी का सारा पानी दरार में समाने लगता है और मंजूषा की तरह मेरे साथ ये घाटी बंद हो जाती है। मैं जानता हूँ चिड़िया पेड़ों के चारों ओर उड़ान की डोरियों के बेतहाशा जाल बुन रही है। मैं बैठा हुआ जमीन की ओर देखता हूँ, घास की पत्तियों को जो अभी भी स्थिर है और प्रतीक्षा करता हूँ। ये जो तलाश है और उसमें कुछ न पाना है, और उसमें जो अंतर्भूत अंतहीन प्रतीक्षा है, ये सब अंतरलोक के तत्व हैं जिनको कविता दर्ज कर रही है। श्रीकांत को तो छोटी सी कविता, एक उत्तराधिकार। कुछ भी नहीं याद, केवल रामायण की पोथी पर जमी हुई धूल सा इकट्ठा है मन पर पुरखों का अवसाद। याद धीरे धीरे शिथिल होती है। हम बूढ़ों की नहीं, हम बूढ़ों की ही नहीं, औरों की, युवाओं की। और हम सिर्फ एक तरह के अवसाद को बचा पाते हैं याद के बजाय। दूसरी कविता है मैंने नहीं सुना। दिन एक पीली पुकार सा डूबता चला गया। घाट ने सुना मगर मैंने नहीं सुना। घाट पर मुझे कोई दिए सा जला गया। अंतरलोक अक्सर अपने को व्यक्त करने के लिए कविता में जो उपाय खोजता है, जो बिंब, छवि, प्रसंग, सब बहिर्लोक से आते हैं। इसलिए अंतरलोक बहिर्लोक से कभी टूट नहीं पाता, उससे दूर नहीं जा पाता। जैसे वो एक ही मनुष्य के अंदर दो लोक है, वैसे ही कविता के संदर्भ में भी अंतरलोक और बहिर्लोक में आवाजाही लगातार है। कैलाश वाजपेयी तत् त्वमसि, अगर वो है तो उस जैसा होने से कम पर मत राजी हो जाना। अगर वो है तो उस जैसा होने से कम पर राजी मत हो जाना। और अगर लगता है सच कुछ नहीं है, तब तुम्हें छूट है, जितना गिर पाओ गिरते चले जाना। ये तो कई दशकों पूर्व लिखी हुई कविता है, लेकिन आज जो राजनीति में विशेषतः सत्तारूढ़ नेता कर रहे हैं कि उनको सच से मतलब नहीं, सच कुछ नहीं है, तब तुम्हें छूट है, जितना गिर पाओ गिरते चले जाना। वो हर रोज गिर रहे हैं अपने अपनी भाषा में, अपने विचार में, अपने वक्तव्यों में।
और इसलिए कि उनको लगता है सच कुछ नहीं है, उनके झूठ ही। तो यद्यपि ये एक अंतरलोक की पहेली है, ये बहिर्लोक पर कैसी प्रासंगिक और लागू है, मौजूद है, ये जरा देखिए। श्री राम वर्मा, उनकी एक लंबी कविता है, फूल घड़ी। पत्तियों के बीच से झांकता हर डाल पर मौन दिख जाता है अनावृत कुल समय। हर फूल एक घड़ी है, समुद्र हो या सौर चक्र। बजता हुआ आकाश में एक तारा कोई नहीं सुनता, अवकाश में टका हुआ भंवरा किस तरह कांटे पर समय का गणित गुनगुनाता है। अब ये लंबी कविता है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें अनावृत कुल समय, फूल का घड़ी हो जाना, और एक तारा बजता है जिसको कोई नहीं सुनता, और कांटे पर समय का गणित भंवरा गुनगुनाता है। बहिर्जगत सीमित करता है कई बार कविता के वितान को, और अंतरलोक उस वितान को अवसर देता कि आप इतनी बड़ी छलांग लगा सके। विनोद कुमार शुक्ल। डूब रहा हूं इस आकाश को देखकर, डूब रहा हूं इस आकाश को देखकर, बचाओ कहकर मैंने हाथ ऊपर किया, हाथ अतल आकाश के नीचे ही रहा, मैं डूब गया, ये कैसी ऊंचाई। एक बहुत गहराई खाई में पंख पसार कर उड़ेगा कोई, कोई पक्षी उड़ते उड़ते उतर कर किसी पर्वत शिखर की तरफ से नीचे, ये कैसी ऊंचाई है। मैं गिर पड़ूंगा तल में, अतल में, ये कैसा धरातल है। बैठे बैठे फिर खड़े होकर आकाश को देखना, उठकर ऊपर किनारे आ जाना। तो यहाँ ऊंचाई और गिरना और आकाश और एक पक्षी और पर्वत शिखर, ये सब कोई बहिर्जगत का चित्र नहीं बनाते हैं, भले उसके कुछ उपादानों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक आंतरिक लोक को विन्यस्त कर। प्रयाग शुक्ल, कविता का शीर्षक ही है खोज। जैसे धूप छिटका जाती है चीजें बिना छिटकाए हुए, और एक राग तैरने लगता है हवा में बिना गाए हुए, उसी तरह रच जाते हैं तमाम शब्द और चिन्ह व्याकुल करते हुए, वस्तुओं की ओर बढ़ते एक पुरानी पहचान को अस्वीकार करते हुए मुझ में ले जाते हैं मुझे रची हुई अनरची चीजों के बीच, और एक बेतरतीबी को सिलसिला देने के लिए तरसते हुए छोड़ देते हैं मुझे गंधों रंगों के एक अपरिचित ढंग के साथ। और मैं अपनी इच्छा देता हुआ पर नाम और विराम न दे पाने की असमर्थता ढोता हुआ जीता हूँ खंडरों में धूप और फूल, और फिर नई बस्तियों के लॉन और कमरे और खिड़कियों और पर्दों के बीच अनेक चेहरे, बाग, कापियां, नक्शे, ब्याह, शादियां, उत्सव और मातम, उदास आंखें और अकेलेपन के राग, और एक गहरी प्रतीक्षा, धूप में तपती चीजों की तरह, सुखी और दुखी दोनों ही, एक इच्छा, निश्चय और अनिश्चय के बीच, स्वीकृत और अस्वीकृत पता नहीं कितनी जगहों में,
ढूंढता हूं तुम्हें अपने साथ पाए या बिना पाए हुए। अब फिर देखें कि ये खोज है, और खोज स्वीकृत अस्वीकृत, सुखी दुखी, निश्चय अनिश्चय, पाए और बिना पाए, यानी ये जो परस्पर विरोधी या असंगत स्थितियां हैं, उनके बीच खोज है। सुराज की कविता है कदम्ब। यदि सारा आकाश हरी पत्तियों का बना होता और पृथ्वी शून्य की बनी होती, तब तुम्हारे पांव कहां टिकते? वहां जहां पत्तियां होती, वहां जहां कलियां होती, वहां जहां जड़ें होती। किंतु जड़ें क्या कहां होती? क्या हमारे अंदर जो तुम्हारा रूप रचती हैं, तुम पर रंगों के वस्त्र टांक कर घाट के नीचे उतर जाती हैं? कभी तुमसे भी ऊपर उठकर देखती हैं, कहाँ है कृष्ण? कृष्ण कहाँ है? और हमारे अंदर की पुकार गंध में भीग कर चुप हो जाती है, और आसपास की छायाएं अपने अपने कोटरों से बाहर छटक आती हैं। तब तुम्ही आकाश को देखते देखते हमें अपनी छाया से वंचित रखते हो। तब तुम्ही आकाश से लगते हो। कविता कदम्ब पर है, और कदम्ब से कृष्ण का संबंध पारंपरिक है, काव्य रूढ़ ही है। और उसमें जो घाट से उतरकर वस्त्र टांग कर जाने का है, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन ये कविता एक बिल्कुल अलग, कि कैसे जो नहीं है वो कविता की प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। जो नहीं, ज्योत्सना मिलन, भीतर तक अपने ही अंधकार को उलीचती उलीचती त्रस्त और थकी हुई आत्मा उगाती है शरीर की सतह पर, घास की तरह चूसती है उजाले को अपनी नोक से, और जगमगा जाती है भीतर तक। यहाँ घास की तरह आत्मा चूसती है उजाले को अपनी नोक से। क्या सुंदर और कुशाग्र बिंब है। त्रिपाठी कविता की भंगुर सतह पर हजार बरस पहले के तारे को देख रहे हैं हम अभी, खिलखिलाती किसी मुक्ता की हंसी में इस पेड़ के नीचे। हजार बरस बाद औरत के रसोई घर बेटे के नींद के समय में हम पाते हैं अपनी प्रार्थना का एकांत। वृक्ष के विनम्र मौन में गढ़ते अपने आकार की तुच्छताएं हम खड़े हैं इस फोटो की ठूह पर, निर्विकार, शांत। लपलपाती घृणा से बेखबर हम अपनी मांद में खोज रहे हैं अपना पूजा घर। हजार बरस पहले, हजार बरस बाद, पृथ्वी की भंगुर सतह पर हम खिलाते हैं फूल कमल के। नंद किशोर आचार्य ने हिंदी कविता में अंतरलोक का एक पूरा संचयन ही किया था, बहुत वर्ष पहले, कुछ दशकों पहले प्रकाशित भी है, हमारे आग्रह पे ही किया था। तो उनकी कविता है आत्मा के गर्भ में। चारों खूंट फैला तप रहा मरुथल, आवे की तरह भीतर ही भीतर क्या पकाता? बोलो तुम ही बोलो प्रजापति, मेरी आत्मा के गर्भ में क्या धर दिया पकने? मेरे ही पसार के चाक पर घड़कर
ये आवा कभी तो खोलो प्रजापति, मुझ में कभी तो हो लो। अब ये जो आत्मा के गर्भ में एक तरह की अग्नि है और इसमें क्या पक रहा है, ये जो आकुलता है जानने की नंद किशोराचार्य की, वो एक आध्यात्मिक आयाम है। और नवीन सागर की कविता है यह संपूर्ण की खामोशी। तुम्हें अचरज होगा, मैं अगर पेड़ों और फूलों के बीच अपना ही सूर्यास्त हूं, न सिर्फ वो जो कहा नहीं जा सकता, बल्कि वो सब कुछ जो कहा गया कुछ भी नहीं। एक घेरा है जिसके हर बिंदु पर रुकी हुई स्मृति अकेली है, जो तुम्हें कहीं से बुला रहे हैं, उन्हें नहीं पता वे कहाँ हैं। तुम अपनी खाली जगह से अपना इंतजार कर रहे हो। शब्द अपने भीतर निशब्द डूब रहा है, ये संपूर्ण की खामोशी है। एक बिल्कुल अलग चित्र है संपूर्ण की खामोशी का। और उसमें लगभग हर चीज अपनी जगह से अपदस्थ है। मैं अपना ही सूर्यास्त हूं, बल्कि वो सब कुछ जो कहा गया कुछ भी नहीं। जो तुम्हें कहीं से बुला रहे हैं उन्हें ही पता वो कहाँ है। तुम अपनी खाली जगह में अपना इंतजार कर रहे और संपूर्ण की खामोशी। ध्रुव शुक्ल की कविता भी है। अक्सर अंतरलोक की कविताओं में आपने लक्ष्य किया होगा, जो थोड़ी बहुत कविताएं मैंने आपको सुनाई, उनमें कहीं ना कहीं भय की उपस्थिति है, कहीं ना कहीं डर है। ध्रुव शुक्ल की कविता का शीर्षक ही है खूबसूरत डर। अनंत शून्य को भरता है एक खूबसूरत डर, जो मेरी सांस है उड़ा देगी मेरा घर। जरूरी आग जिसके लिए लड़ता हूँ रोज जलाती है मुझे, बहा के मुझको कहीं छोड़े, चाहे तो मेरा दम ले ले। वही तो है जो मेरी प्यास बुझा सकती है। खूब जमाता हूँ जहाँ अपने पैर, उसी में ऐसे समाता हूँ कि हूँ कि नहीं। ये जो होने न होने और उनके बीच में जो एक भय की छाया है, वो अंतरलोक की कविता का एक विशेष गुण है। तेजी ग्रोवर। सुनो मैं वाकई सुनो मैं वाकई अटक गया हूँ। पता नहीं कौन यहाँ आया रात के शांत पहर में, कौन वृक्ष सांप नदी का ईश्वर यहाँ आया कि सुख और दुख की सारी लताएं उलझाए अपने बालों में। सुख नदी दुख वृक्ष एक सांप की सारी भाषाएं गूंथ कर मेरे पास ढेर कर गया। मैं भेद न करूं, मैंने माना, चलो रोऊं हंसूं तो न लगे। मैं ये हूं कि वो मैंने जाना। तो फिर भी तुम कौन हो ईश्वर? नदी हो कि वृक्ष के सांप, कहो ईश्वर। कि सुख और दुख के बीच कोई नदी है, वृक्ष या फिर कोई सांप है। ये भेद मुझे पार करना है, चढ़ना है कि गले में डाल बर्फों पर चले जाना है। बोलो ईश्वर, मैं इस पृथ्वी पर पहले आदमी की तरह पूछ रहा हूं तुमसे। एक दूसरे किस्म की प्रश्नाकुलता है कि क्या है, हम कहाँ हैं। ये दोनों प्रश्न अंतर जगत के प्रश्न हैं। हम कौन हैं और हम कहाँ हैं। उदयन वाजपेयी की कविता है सवारी। लौटने को सवारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकाशी वाहन होगा, वही खुला मार्ग भी।
अंधेरे के सरसराते पर्दे को जरा सा सरका कर दिखाई पड़ेगा उषा का अरुण नाट्य। मैं तुम्हारी सोचूंगा, शायद अब जाग गई होगी, शायद द्वार पर खड़ी होगी, कि शायद डूबने वाले को अंतिम सांस रिक्त तक नहीं गुजरती। फिर काया काफी पहले सुनी धुन की तरह याद आएगी और तुम्हारी आवाज की नोक पर अवसाद चमकने लगेगा। फिर एक तरह का ब्रह्मांड चित्र है, बिंब है। अब दो कविताएं अंतिम, तो इधर प्रकाशित नए कवि हैं, युवा कवि हैं, उनकी ऐसे तो एक है शैलजा पाठक। एक दिन मैं तुम्हारे हर गलत को गलत कहने का साहस पा लूंगी। एक दिन मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। एक दिन चली ही जाऊंगी अपनी पसंद की जगह पर। एक दिन मन से उतार दूंगी सारा बोझ। एक दिन चावल से कंकर चुनते हुए सोचूंगी जरूर कि मेरा जीवन मुझे किस लिए मिला था। एक दिन कह ही दूंगी कि ये सच है कि मैं इतनी खुश कभी नहीं थी तुम्हारे साथ, इतनी अमूमन दिखती हूँ। एक दिन लंबी गृहस्थी से ले लूंगी संन्यास। बहुत हुआ तो कह दूंगी, बहुत हुआ। मन को नहीं कहूंगी कि और सह लो, पर लगातार इस जन्म में जिस साहस के लिए इतनी कवायद कर रही, अब नहीं तो मौत के पहले जिंदगी की उंगली छूटते वक्त जरूर कहूंगी कि मैं थी किसी और मिट्टी की, लेकिन किसी और मिट्टी में मिला दी गई। ये किसी और मिट्टी में मिलाए जाना और किसी और मिट्टी का होना, ये भी एक बड़ा अस्थिमूलक खेल है जिसको रिकॉर्ड करना कविता का काम। और ये अंतिम कुछ देर में अदनान कफील दरवेश, कुछ देर में पिघल जाएगी बर्फ, कुछ देर में गल जाएंगे पेड़, कुछ देर में राख हो जाएंगे शहर, कुछ देर में अदृश्य हो जाएंगी नदियां, कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी इच्छाओं की लाल टोकरी, कुछ देर में धूल की तरह उड़ जाएंगी शिकायतें, कुछ देर में चटक जाएगा आईना, कुछ देर में नष्ट हो जाएगी आशा, कुछ देर में बुझ जाएगा सूर्य, कुछ देर में लपेट दिया जाएगा आसमान, कुछ देर में सुख बुकाएंगे पहाड़, कुछ देर में बेमानी हो जाएगी ये जिंदगी, कुछ देर में खो जाएगी वो सुरीली आवाज। तब तक चलो मैं झुककर अपने जूतों के तस में बांध लूं। ये जो एक सहज मानवीय क्रिया है, इस सब होने के बाद कविता यही करती, आपको अपनी सहजता में वापस ले आती। इतना सारा घूमने और सहने और नष्ट होते गिरने इत्यादि के बाद फिर मनुष्य होना एक साधारण सी क्रिया से संपन्न होता है। यही कविता का पक्ष है कि वो आपको इधर उधर बिलमाने के बाद फिर मनुष्य होने के सम पर ले आती। धन्यवाद जी, शुक्रिया अशोक जी आज के इस कड़ी के लिए। और मित्रों, किस तरह से कविता में यह अंतरलोक और विशेषकर हिंदी कविता में यह अंतरलोक उपस्थित होता है, अशोक जी ने सोदाहरण इस पर बात की। उनके वक्तव्य में एक पुस्तक की भी चर्चा हुई, नंद किशोर आचार्य जी की जो पुस्तक, उनके संपादन में आई जो पुस्तक अंतरलोक नाम से, और उन्होंने स्वयं इस बात की चर्चा की कि किस तरह इस विचार को लेकर कविताओं को अलग अलग कविताओं को, अलग अलग कवियों की, अलग अलग युगों की कविताओं को एक जिल्द में रखने की, एकत्रित करने की और उस पर एक समेकित ढंग से विचार करने की कोशिश की जाए। और इस काम को कवि आलोचक
नंद किशोर आचार्य जी ने संपन्न किया। अंतरलोक अध्यात्म संबंधी कविताएं, संपादक नंद किशोर आचार्य। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के तत्वावधान में, उसकी पहल में यह पुस्तक आई। मित्रों, इस पुस्तक की चर्चा अभी मैंने कहा कि अशोक जी ने भी की, आप लोगों ने भी सुनी। इसमें एक सुदीर्घ भूमिका नंद किशोर आचार्य जी लिखते हैं और इस विषय को लेकर अपनी बात रखते हैं। उसके कुछ हिस्से यहां पर मैं पढ़ता हूं। आचार्य जी लिखते हैं, हिंदी की आधुनिक कविता की संवेदना में मनुष्य का स्थान केंद्रीय है। हिंदी की आधुनिक कविता की संवेदना में मनुष्य का स्थान केंद्रीय है और उसका अध्यात्म बोध भी इसका अपवाद नहीं है। यहां मानव और किसी विरहत्तर सत्ता के संबंध विधान में दोनों समकक्ष सहभागी हैं, क्योंकि यह रिश्ता दोनों की समान आवश्यकता है। इसलिए रघुवीर सहाय स्पष्ट कह पाते हैं, वह बड़ा है मुझसे, पर वह मुझसे इतना ज्यादा बड़ा रहे, यह रिश्ता देर तक चल नहीं सकता। ईश्वर नाम से जो उनकी कविता है, उसकी पंक्ति। यहां आध्यात्मिक रिश्ता भी एक लोकतांत्रिक रिश्ता है। कह सकते हैं कि यह समता और स्वतंत्रता जैसे सामाजिक मूल्यों का आध्यात्मिक धार्मिक आयाम है। यह अपने समय के अहसास का अध्यात्म बोध में सर्जनात्मक रूपांतरण है। यह भय नश्वरता का भय है और इससे मुक्ति की तलाश में ही अशोक वाजपेयी जैसे कवि के यहां शरीर अमरता की आकांक्षा नहीं संजोता, बल्कि आत्मा शरीर का अनंत स्वप्न देखती है। जहां अनंत समय को अर्थहीन नहीं करता, बल्कि समय अनंत में प्रवेश कर उसे सार्थकता देता है। यही दिव्य के पार्थिव होने, रोजमर्रा की मैली जिंदगी में से व्यंजित होने की प्रक्रिया है और इसी में उसकी दिव्यता की कसौटी भी। आधुनिक हिंदी कविता में इस नई आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति ईश्वर, आत्मा या अनंत जैसे प्रत्ययों के आलंबन से ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से भी हुई है। अंतः सत्य और बाह्य सत्य, कमोबेश इसे हम अंतर्लोक और बहिर्लोक से भी जोड़ सकते हैं, अनिवार्यता नहीं और हूबहू नहीं। अंतः सत्य और बाह्य सत्य के जिस विलगाव का जिक्र शाही के हवाले से किया गया है, उसका तीखा एहसास गिरधर राठी जैसे कवि में बड़ी गहराई के साथ व्यक्त होता है। और वे यानी नंद किशोर आचार्य उनकी कविता, गिरधर राठी जी की एक कविता उद्धृत करते हैं जिसका शीर्षक है उखड़ी हुई नींद। सच वह कम न था, नींद उखड़ी जिससे। नहीं यह कम है उखड़ी हुई नींद, जो अब सपना नहीं बुन सकती। अंधेरे में या रोशनी जलाकर जो भी एहसास है, सच वह भी कम नहीं। पर नींद, वह क्या नींद जो बुन न सके सपने। कैसी वह भाषा जो कह न सके। देखो, श्रीकांत वर्मा के यहां भी मृत्यु, संहार और नैतिक क्षय के अनुभव इसीलिए एक आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अपने लहजे के कारण वे हमें अपनी नियति के सम्मुख खड़ा कर देती हैं, बिना किसी कृत्रिम आस्था के आरोपण के। कृत्रिम आस्था
आध्यात्मिक संवेदन को भोथरा बनाती है, जबकि अपने अस्तित्व के निरर्थक होते चले जाने की पहचान, वह चाहे जितनी सिनिकल हो, अंततः एक आध्यात्मिक वेदना में पर्यवसित होती है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इस नई आध्यात्मिकता में विराट का बोध बहुत कम मिलता है। हमारी पीढ़ी के कवियों का संवेदन कम गहरा और कम सूक्ष्म नहीं, लेकिन उसमें विराट का यह बोध नहीं दिखाई देता जो उसकी कविता को एक बारगी ही संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व मात्र के साथ जोड़ दे सके। छोटे छोटे चित्र अत्यंत प्रभावी और गहरे होते हैं और निश्चय ही वे हम में अस्तित्व मात्र के प्रति एक आत्म भाव जागृत करते ही हैं, लेकिन उनमें पूरी सृष्टि को, अस्तित्व मात्र को बांध लेने वाली सक्रियता नहीं दिखाई देती। विराट का यह बोध छायावादी काव्य में तो था ही, आधुनिक कविता में भी अज्ञेय, नरेश मेहता, वीरेंद्र कुमार जैन, भारती आदि में भी प्रचुर है। नरेश मेहता के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक भागवत कथा है। शाही और कुंवर नारायण शायद आखिरी कवि हैं जिनमें विराट का यह बोध अपने समय की विडंबना के तीखे एहसास के साथ रूपायित होता दिखता है। यह तो ठीक है कि आज की पीढ़ी में विराट के बोध का स्वरूप और प्रक्रिया ठीक वही नहीं होगी जो पूर्ववर्ती कविता में मिलती है, पर उसमें यह बोध विरल होता चला जाए, यह क्या स्वयं उस पीढ़ी के कवियों के लिए विचारणीय नहीं है? तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर नंदकिशोर आचार्य जी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इनमें कई कवियों को रखा गया, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। उनमें से कुछ एक कविताओं को आज अशोक जी ने हम लोगों के बीच भी रखा। इसमें अज्ञेय की कविता है, शमशेर बहादुर सिंह जी, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, केशव कालीघर, नंद चतुर्वेदी, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, राजेंद्र किशोर, प्रमोद वर्मा, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऋतुराज, अशोक वाजपेयी, ज्योत्सना मिलन, प्रभात त्रिपाठी, नवीन सागर, भूपेंद्र अग्रवाल, सुशील पुरोहित, अवधेश कुमार, ध्रुव शुक्ल, तुलसी रमन, तेजी ग्रोवर और भी कई कवि इसमें शामिल हैं। कुछ एक के और नाम ले लूं जो इस संग्रह में हैं और जिनकी कविताओं को आप पढ़ सकते हैं इस विषय पर। वीरेंद्र कुमार जैन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, कैलाश वाजपेयी, श्री राम वर्मा, रमेश चंद्र शाह, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, गोविंद द्विवेदी, अमृता भारती, नंदकिशोर आचार्य, गिरधर राठी, बंशी माहेश्वरी, चंद्र प्रकाश देवल, श्रीश ढोबले, गगन गिल, अंजू ढड्ढा मिश्र, उदयन वाजपेयी, संजीव मिश्र, मोहन राणा आदि। और मित्रों, डर को लेकर जो हमारे अंतर्लोक का एक गहरा हिस्सा है, एक हमारे अंतर्लोक में डर, संशय, ऐसी कई चीजें समाहित हैं। तो इसको लेकर भी मैं दो अलग अलग समय के कवियों को यहां पर रखना चाहता हूं। पहले हम नए कवि से ही शुरुआत करते हैं और बाद में एक पूर्ववर्ती पीढ़ी के कवि को लाएंगे। नए कवि से मेरा आशय मानव कौल से है, अभिनेता और कवि मानव कौल। उनकी एक कविता सुनते हैं, दरवाजे। दरवाजे यहां भी कैसे अंतरलोक और बहिर्लोक संग संग आता है, इसकी वानगी हम देख सकते हैं। दरवाजे, मानव कौल। सबके सामने नंगा होने का डर इतना बड़ा है, सबके सामने नंगा होने का डर इतना बड़ा है कि मैं घर हो गया हूं।
दो खिड़की और एक छोटे से दरवाजे वाला, जहां से मुझे भी घिसट कर निकलना पड़ता है। किसी के आने की गुंजाइश उतनी ही है जितनी मेरे किसी के पास जाने की। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने डर हैं, इसलिए अपने अपने दरवाजे हैं। मानव कौल। तो किस तरह से हिंदी कविता में हमारे अंतरलोक में निहित ये भाव उद्घाटित होते हैं, इसकी वानगी आपने अशोक जी के वक्तव्य में सुनी और पूरी शिद्दत के साथ वे सारी बात रखते हैं। कविता का पक्ष में कविता के साक्ष्य के साथ अपनी बात रखते हैं। और इसी कड़ी में और इस आज के इस वक्तव्य में मेरी ओर से उद्धृत यह अंतिम कविता मलयज की डर को लेकर वे किस तरह से सोचते हैं। मलयज, उनकी कविता का शीर्षक है लगना। रोज रोज हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत करते डर लगता है। रोज रोज हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत करते डर लगता है। खुद को दीवार के आईने में खुद को दीवार के आईने में इकाई चेहरे को दहाई चेहरों में एक अलग नाम के साथ चिपकाते डर लगता है। डायरी पर दिन की तारीख डाल हत्या, आगजनी, व्यभिचार की नींद सोते डर लगता है। घटनाओं की तड़ी खाकर महसूस करना शरीर से जुड़ी दो बाहें, दिल, दिमाग, गुर्दा लपक कर आतताई गर्दन पकड़ने में पांवों की मूंछ से डर लगता है। और अंतिम हिस्सा इस कविता का, ईमानदारी के सिफारशी पत्र पर अपने युग की मुहर लगवा पाई है मैंने कविता करने की नौकरी। नौकरी की इस ईमानदारी से डर लगता है। मलयज, इस कविता पर कुछ कहने की मित्रों जरूरत नहीं है। तो किस तरह से हमारा अंतरलोक, किस तरह से जो यह हमारा अपना आंतरिक वितान है वह रहस्यों से भरा हुआ है। वह दुराब छिपाव का एक संग्रहालय है जिसमें हम ही चले जाते हैं। वह भी कभी कभार, जिसमें व्यक्ति एक ऐसा संग्रहालय, जो अशोक जी ने कहा कि यह जो जगत है, अंतर जगत एक संग्रहालय है, लेकिन व्यक्ति का वह निजी संग्रहालय है। वह अमूमन उसमें किसी और को प्रवेश करने नहीं देता है। मगर जब तब नाटकों के संवादों में, कविताओं में वह जो अंतर मन है वह प्रकट होता चला जाता है। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने यह बात कही थी कि वरिष्ठ कवि और कहानीकार हरिश्चंद्र पांडे जी की प्रतिक्रिया जो है मिली थी, और उस समय हमें वह वीडियो संदेश नहीं मिल पाया था। आज वह वीडियो संदेश हम यहां पर रखना चाहते हैं। तो हरिश्चंद्र पांडे जी इन कड़ियों को लेकर क्या सोचते हैं, आज इसको सुनते हैं। और वे लगातार कई कई कड़ियों को, लगभग सभी कड़ियों को सुनते आए हैं।
तो ऐसे में उनकी यह प्रतिक्रिया बड़ी मायने रखती है। हालाँकि जो पूरा वीडियो संदेश टेलीग्राम से आया, वह किसी कारण से खुल नहीं पा रहा है। तो कुछ एक लगभग 1 आध मिनट हम इस संदेश में कम सुनेंगे, जो कि व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ है। नमस्कार अर्पण कुमार जी। जी, नमस्कार हरिश्चंद्र जी। सबसे पहले तो जन सुलभ पुस्तकालय के अंतर्गत कविता का पक्ष श्रृंखला के इस आयोजन हेतु आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। वरिष्ठ कवि आलोचक अशोक वाजपेयी जी ने इस श्रृंखला की कड़ियों के काव्य विषयों का चयन आधार अलक्षित को लक्षित के परिसर में लाने की कोशिशें कहा है और इसकी शुरुआत समाज की आरंभिक इकाई घर परिवार और मानवीय रिश्तों से की है। यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दशकों से वैश्विक हलचलों और बाजार केंद्रित दबावों के कारण कविता में पारिवारिकता लगभग नदारद रही है, जबकि एक दौर था जब कविता में कहा जा रहा था, बच्चों भागो, चिड़ियों भागो, पेड़ों भागो, हिंदी के कवि तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। परिवारों के टूटने या कहें एकल परिवार प्रवृत्ति ने जो रिश्तों की ऊष्मा वाष्पित की है, संभवतः कविता में पारिवारिकता की वापसी उसी की प्रतिक्रिया है। अशोक जी जब कहते हैं कविता हमेशा सच्चाई के पड़ोस में रहती है, तो वे कविता को खालिस सच होने से बचा ले जाते हैं। विशुद्ध सच में कल्पना और फंतासी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यथार्थ ठोस रूप में नहीं, बल्कि अनुस्यूत होकर ही कविताओं में आना चाहिए। अशोक जी अलक्षित को लक्षित के परिसर में लाने के समर्थन में अपनी 8वीं कड़ी में निराला, चंद्रकुंवर वर्तवाल व नागार्जुन जैसे कवियों की अचर्चित कविताओं को सामने लाते हैं। गरम पकौड़ी, गिलहरी और सरकाऊ सीढ़ी ऐसी ही कविताएं हैं। इन कविताओं को कम ही संदर्भित किया जाता रहा है। अशोक जी के शब्दों में कहा जाए तो इन विषयों को हम ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन कविता देखती है। चीज़ों के न रहने पर भी वे कविता में बची रहती है। ये कहते हुए वे एक उल्लेखनीय उदाहरण रथ का देते हैं। रथ समाज से विदा होने के बावजूद कविता में उपस्थित हैं, लेकिन विडंबना यह है कि काव्य में बहुवर्णित रथ एक लंबे समय से समाज से लोप होकर हमारे वर्तमान में जब पुनर्प्रकट होता भी है, तो हिंसा उत्तेजित करते राजनीतिक रथ के रूप में। अशोक जी के मंतव्य को समझा जा सकता है। कभी सूक्तकारों ने अपने सूक्तों की रचना प्रक्रिया को रथ बनाने के धैर्य सा कहा था। वे रथ अब हिंसा के पर्याय हैं। अशोक जी काव्य दृष्टांतों को विमर्शों के सांचे में न देख एक कवि की मनोवैज्ञानिक चिमटी से पकड़ते हैं। उनके पास कविता और आलोचना की एक समन्वित दृष्टि है। एक मूर्ति को दृष्टा द्वारा जीवित रहने के अभिमान के साथ देखना मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण ही है। मूर्ति अपनी दीर्घ निर्जीवता में दृष्टा की अल्प सजीवता को देख जैसे मुस्कुरा रही है। मंतव्य यहाँ मनुष्य होने के वैभव को नकारना नहीं है, वरन उसके अहंकार की ओर इशारा करना है, जहाँ वह स्वयं को जीवन संचालित करने वाली प्रक्रियाओं का प्रकाशपुंज मानता है। कविता इस भ्रम से मुक्त करती है कि आलोक का सारा जिम्मा आदमी का है। निश्चित ही यह एक मानीखेस व्याख्या है। उनके लिए कविता के कार्यभारों में यह भी है कि वह अदृश्य को दृश्य बनाए। पहाड़ की चोटी से तलहटी की चीज़ें छोटी दिखती हैं या फिर नहीं ही दिखाई पड़ती हैं, पर उनका होना तो असंदिग्ध होता है।
कविता को भविष्य की आहट कहते हुए अशोक जी रघुवीर साहब की कविता रामदास का उदाहरण देते हुए कहते हैं, यह कविता आने वाले समय का प्रारूप थी और आज वह समय हमारे सामने है। कविता का पक्ष की नवी कड़ी में अशोक जी कविता में प्रकृति की उपस्थिति की बात करते हुए दोनों के संबंधों को चिरंतन बताते हैं। प्रकृति को सृष्टि का प्रथम महाकाव्य कहते हैं और मनुष्य को दूसरा, जो काव्य रचयिता है। प्रकृति हमारे काव्य बिंबों, प्रतीकों, रूपकों, सौंदर्य व संघर्ष प्रवृत्ति का अनिवार्य संदर्भ है। प्रकृति और मनुष्य के तादात्म्य के क्षरण को रेखांकित करते हुए यह कहना कि हम पृथ्वी में कम, संसार में अधिक रहते हैं, भोग, विदोहन या शोषण प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि प्रकृति का व्यवहार ठीक इसके उलट है। अशोक जी बताते हैं, महामारी कोविड जब आदमी को परम दयनीय बना रही थी तो प्रकृति पूर्ववत खिल रही थी, बल्कि और भी भासमान होकर। जहाँ तक प्रकृति के पक्ष या वंदना में कविताएं लिखने और उसके विरुद्ध कविताएं न लिखने या कम लिखने की बात है, निश्चित ही पृथ्वी के स्थान पर संसार में अवस्थिति बढ़ने से या कहें प्राकृतिकता में मानवीय हस्तक्षेपों से प्रकृति की उग्रता या रौद्रता बढ़ रही है। आकाश और समुद्र कचरे के डिब्बे हुए जा रहे हैं, सो प्रकृति के पलटवार से संदर्भित कविताएं भी होंगी ही होंगी, बल्कि इनमें लगातार इजाफा होगा। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी में वे जी शुक्रिया हरीश चंद्र पांडे जी। मित्रों, यह कमेंट लगभग कुछ देर के लिए कट गया है क्योंकि व्हाट्सएप से इतना ही आ सका और टेलीग्राम से जो एक और व्हाट्सएप जैसा ही एक और ऐप है, तो उससे जो आया वो किसी कारण से डाउनलोड होकर चल नहीं पा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हरीश चंद्र पांडे जी का यह पूरा वक्तव्य हम रवि वार्ता के फेसबुक पेज पर और इसके यूट्यूब चैनल पर भी रख सकें। और मित्रों, चलते चलते आज के कार्यक्रम के लिए जो पोस्टर बनाया गया उसे भी हम यहाँ रखते चलें। उसमें भी जो अशोक जी के वक्तव्य का यह खास हिस्सा आप पुनः सुन सकते हैं। वे लिखते हैं, वे कहते हैं, कविता इस अंतरलोक की भाषा में खोज करती है, इसकी परतें उधेड़ती है, इसकी रोशनी और अंधेरे की शनाख्त करती है, उसे चरितार्थ और प्रश्नांकित करती है। कई बार वह अंतरलोक को बचाती भी है और हमारी मनुष्यता को इकहरी होने से रोकती थामती भी है। यह अंतरलोक हमारी निजता का संसार भी है। निश्चय ही हम लोग अशोक जी की कही इस बात से सहमत होंगे। किसी भी तरह का इकहरापन हो, कविता उससे दूरी बनाती है, और जिसमें बहुलता हो, जटिलता की अभिव्यक्ति हो, अंतरलोक की बातें अपने अपने तरीके से कवि करते हों, कविता उन सब जगहों पर खड़ी होती है। कविता उन्हें और इस तरह के मिश्रित अनुभवों को अपने पास बुलाती है, आमंत्रित करती है। तो आज की कड़ी में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, यही निवेदन है। ये कार्यक्रम आप रवि वार्ता के इस फेसबुक पेज पर और इसके यूट्यूब चैनल पर देख सुन सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।